बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम लोग रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम की, और इस एग्जाम की रिवीजन के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको हम रिवाइज करते जा रहे हैं। और लास्ट टाइम जो है हमने इंटरप्ट्स, कंटेक्स्ट स्विचिंग, पीसीबी और ये सारे हमने इंटरप्ट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और प्रोसेसेस का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब हम क्या करेंगे, और उससे पहले हमने पैरेलल सिस्टम्स, लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोनोलिथिक, माइक्रो कर्नल वगैरह ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। नाउ अब ये मोस्टली हमारा टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आज हम जो है सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो हम देखेंगे कि शेड्यूल कैसे बनता है सीपीयू का, या स्केड्यूलिंग कैसे होती है। दोनों वर्ड स्टूडेंट्स यूज होते हैं, एक अमेरिकन इंग्लिश में है, एक ब्रिटिश इंग्लिश में। जो मर्जी आप अगर स्केड्यूलिंग यूज करते हैं इट्स ओके, शेड्यूलिंग यूज करते हैं इट्स ओके। नॉर्मली मैं शेड्यूलिंग वर्ड यूज करता हूँ, ये कंफ्यूज ना हो, ये लैंग्वेज का सिर्फ फर्क है। बल सीपीयू को के अंदर जब हम शेड्यूल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं। फर्ज करें मेरे पास प्रोसेस 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। अब मैंने उनका शेड्यूल करना है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब ये कि कौन सा प्रोसेस, जितने प्रोसेस मेरे पास क्यू के अंदर पड़े हुए हैं उनमें से किस प्रोसेस को मैंने उठा के सीपीयू के अंदर डालना है, ताकि जो प्रोसेस सीपीयू के अंदर डालूंगा वो एग्जीक्यूट होने लग पड़ेगा। इसका ये सारा सिस्टम है। ओके, सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम है। ये तो सीपीयू शेड्यूलिंग होगी। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग के हमारे पास बहुत सारे, जब हम इन शेड्यूलिंग को चेक करते हैं तो हमारे पास कई क्राइटेरियाज होते हैं। हम उन क्राइटेरियाज को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि किस क्राइटेरिया की बुनियाद पे क्या होता है। लाइक जैसे हम कहते हैं कि वेटिंग टाइम की बुनियाद पे हम फैसला कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम बेहतर है। हमारे पास कई एल्गोरिदम होंगे। हमारे पास पहला एल्गोरिदम जो हमने बनाया FCFS, वो कामयाब नहीं हो पाया। उसके अंदर जो हमने सपोजिशन की थी वो फेल हो गई। उस सपोजिशन को फेल होने की वजह से हमने बहुत सारे और एल्गोरिदम डेवलप किए। हम जो है बेस्ट एल्गोरिदम जो हमारा होगा उसको चूज किया जाएगा। स्टूडेंट्स, सैकड़ों एल्गोरिदम ये अवेलेबल हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम कोई डिजाइन करेगा तो वो इनमें से किसी एक एल्गोरिदम को चूज कर देगा और उसके ऊपर प्रोग्राम लिख देगा। इस तरह से आपके ऑपरेटिंग, जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम को यूज करता है। ठीक है, इसी तरह सोलारिस जो है वो भी प्रायोरिटी एल्गोरिदम को यूज करता है एंड सो ऑन। आप जितने आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करते जाएंगे आपको डिफरेंट एल्गोरिदम उसके अंदर मिलेंगे कि फलाना एल्गोरिदम फलानी जगह पे यूज होता है। इस तरह से है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये अब आपको समझ आ गया कि शेड्यूलिंग क्या होती है। शेड्यूलिंग के क्राइटेरियाज होंगे बहुत सारे, जैसे वेटिंग टाइम हो गया, टर्न अराउंड टाइम हो गया, या रिस्पांस टाइम हो गया। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इन सब की बेस पे हम फैसला करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम बेहतर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो एल्गोरिदम्स हैं वो बहुत सारे एल्गोरिदम है, जैसे FCFS है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रीएम्प्टिव है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। फिर इस तरह से हमारे पास राउंड रॉबिन है, प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे एल्गोरिदम हो सकते हैं जो हमने कुछ स्टडी किया हम उन्हीं को रखेंगे और उन्हीं को पेपर में इंक्लूड करेंगे, और कई और हो सकते हैं बट हम लोग इन्हीं के ऊपर रहेंगे। रिवीजन भी हमारी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगी। स्टूडेंट्स, ये जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं दोज आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोई मिड का पेपर है या फाइनल का पेपर है, दे आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ये एल्गोरिदम कोई भी स्टूडेंट्स आपके होंगे वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्योंकि वही एल्गोरिदम ही हम एक्चुअली स्टडी कर रहे होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है एक प्रोग्राम का नाम है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स का नाम है। उसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जिनमें से जो इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं और हम देख लेते हैं कि वो उनकी वर्किंग कैसी होती है। अगर आपको वर्किंग आती है इसका मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। स्टूडेंट, इसको आप डिटेल के अंदर एक एक चीज को, ये शेड्यूलिंग को और इन चीजों को हम जरा तफसील से और डिटेल के साथ इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है और किस तरह से हमारी शेड्यूलिंग होती है। ओके स्टूडेंट,
लेट्स स्टार्ट। हम प्रॉपर अपना फॉर्मल लेक्चर करते हैं और सीपीयू शेड्यूलिंग और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को सारे को कवर करेंगे। हो सकता है हमें शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के 2 हिस्से करने पड़े, तो इट्स ओके, हम 2 हिस्से भी कर लेंगे, ठीक है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today in week 6 lecture 12 we are going to study CPU scheduling, and we have 3 points: basic concepts, scheduling criteria, and scheduling algorithms. Okay students, let's start. So हम शेड्यूलिंग बेसिकली है क्या, ये हम ऑलरेडी जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सिमुलेटर जब पढ़ा था उसकी वीडियो हमने आप देख सकते हैं। उसके अंदर ये बताया गया था आपको कि डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो लोड होते हैं पहले जॉब क्यू में, एंड देन वो आपके रेडी क्यू के अंदर मूव करते हैं। रेडी क्यू से सीपीयू को एलोकेट किए जाएंगे, सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। और अगर से कोई ऐसा एल्गोरिदम है जो कि प्रोसेस को वेटिंग में डालता है, तो उसको मीडियम टर्म एक और क्यू होगा जिसके अंदर हम वेटिंग के लिए डालेंगे। सो इस तरह से हम शेड्यूलिंग करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, हम प्रॉब्लम को पहले देखना चाहते हैं। सो पहले देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूशन कैसे होती है, एंड देन फिर हम प्रॉब्लम को दिखाते हैं और उसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, जब भी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा, सबसे पहले हम उसको लोड करेंगे। सीपीयू उसको लोड करेगा रैम के अंदर, ठीक है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। और अगर बीच में कोई डिस्क की तरफ जाना पड़ेगा, अगर कोई डिस्क से फाइल लोड करनी पड़ेगी, तो सीपीयू डिस्क को कहेगा कि फाइल को लोड करो और खुद वो आइडल हो जाएगा। सो सीपीयू जो है जब भी इस तरह की चीज करता है तो वो आइडल हो जाता है, और इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इसको यहाँ पर आपको ये अच्छे से मालूम है कि जब सीपीयू इंटरप्ट्स नहीं होंगे या इंटरप्ट होंगे, सो आपको इस तरह से बताया था फ्लो कंट्रोल विद इंटरप्ट एंड फ्लो कंट्रोल विदाउट इंटरप्ट। सो उसको अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर यहाँ पर वापस आ जाइए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स, ये जो है ये एक स्नैपशॉट लिया गया, ये रियल सिस्टम में से लिया गया है। सो बुक के अंदर ये दिया हुआ है, सो हम इसको एज एग्जांपल ले लेते हैं, एंड दिस इज रियल। सो ये कोई इमेजिनरी चीज नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये यूं है कि किसी सिस्टम के अंदर इसको चेक किया गया कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर 0 से यानी यहां तक, अगर आप इस जगह आप यहां तक ले लें इसको, चले मैं यहां पर कह देता हूं कि 2 मिली सेकेंड्स कह लें इधर, चले इतना ही है कि यहां 1 हो गया, यहां 2 हो गया, या बहुत होगा तो 2.5 या 3 मिली सेकेंड्स होगा। सो इट मीन्स कि 3 मिली सेकेंड्स के अंदर कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए, मोर देन 140 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो गए, यही बात है। सो आप देख रहे हैं कि कितने ये यहां पे कितने प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुए हैं, ये वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, और यहां पे आपका टाइम जा रहा है। सो इतने टाइम के अंदर मोर देन 140 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो गए, यानी 2 to 3 मिली सेकेंड्स के अंदर। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुके, और यहां से अगर मैं देखूं कि 8 मिली सेकेंड से लेकर तो ये 40 मिली सेकेंड्स तक आप देख रहे हैं कि सीपीयू जो है वो कंप्लीटली आइडल है, कोई काम नहीं कर रहा। सो वी वांट टू मेक सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। सो हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो एग्जीक्यूशन है, ये ऐसे जाए। सो तब हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब ये ठीक काम कर रहा है। सो क्योंकि सीपीयू सिस्टम के अंदर सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट है, सो इट मस्ट परफॉर्म वेल। ओके सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। सो जो शेड्यूलर है, एक शेड्यूलर मैंने आपको वहां पे बताया भी था कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, या एक ऐसा शेड्यूलर है जो कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, जो क्या करता है, रेडी क्यू में से प्रोसेस जो है सीपीयू को देता है।
सो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मस्ट बी वेरी वेरी फास्ट। सो वो इतना फास्ट होना चाहिए कि सीपीयू को इतनी स्पीड से वो प्रोसेसेस दे कि सीपीयू हर वक्त बिजी रहे, बट ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द टाइम सीपीयू इज आइडल। सो हम देखते हैं कि उसको कैसे बिजी, हम कोई ऐसा शेड्यूलिंग की टेक्निक बनाएंगे ताकि सीपीयू जो है बहुत ज्यादा बिजी हो। सो हम बेसिक्स से लेके चलेंगे शेड्यूलिंग से, और ऑल द टेक्निक्स, और उसमें खामियां भी देखेंगे, उनको खूबियों को भी देखेंगे और आगे मूव करते जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, दो तरह की शेड्यूलिंग हो सकती है। एक आपकी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है। ओके, सो शेड्यूलिंग कैन बी प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, सो शेड्यूलिंग कैन बी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, ओके, और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ओके, सो प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग ये आपके सामने मौजूद है, इसको हम बात करते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव को पहले देखते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर ये कहती है कि इफ अगर एक प्रोसेस सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो उसकी एग्जीक्यूशन, चाहे कितना भी टाइम उसको चाहिए, वो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और किसी और प्रोसेस को बीच में नहीं एग्जीक्यूट करेगा और प्रोसेस को वेटिंग में नहीं डालेगा। ओके, बट देन फिर स्टूडेंट हम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग की तरफ जाते हैं। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग ये कहती है कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और समहाउ किसी क्राइटेरिया की बुनियाद पे, किसी क्राइटेरिया की बेस पे कोई ऐसा प्रोसेस आ गया जिसने उस प्रोसेस से पहले एग्जीक्यूट करना है, तो सीपीयू क्या करेगा, जो करंट एग्जीक्यूट होने वाला प्रोसेस है उसके डेटा को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सेव करेगा और उसके बाद क्या करेगा कि जो बेहतर हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है उसको सीपीयू के अंदर लोड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। और जब उसकी एग्जीक्यूशन खत्म होगी तो देन जो प्रोसेस वेटिंग में है उनको देखेगा, या नए प्रोसेस, अगर कोई और प्रोसेस है जो हाई प्रायोरिटी है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया दैट इज प्रायोरिटी और एनीथिंग, उसकी बेस पे ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या करेगा, किसी प्रोसेस को वेटिंग में डालेगा और दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। सो प्रीएम्प्टिव, होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हुई होगी। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, दो तरह की शेड्यूलिंग हो सकती है। नाउ अब हम बात करते हैं कि शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, और जो मॉड्यूल, जो प्रोग्राम शेड्यूलिंग करवाएगा वो आपका डिस्पैचर मॉड्यूल होता है। इसको डिस्पैचर मॉड्यूल बोलते हैं। और वो क्या करता है, वो स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट की स्विचिंग करवाता है और स्विचिंग फ्रॉम स्विचिंग टू यूजर मोड, यानी वो यूजर मोड में किसी जाएगा या दूसरे कर्नल मोड में चला जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम कर्नल खुद काम कर रहा होता है, तो डेफिनेटली जब यूजर प्रोग्राम उसे कॉल करता है तो वो यूजर मोड के अंदर स्विच हो रहा होता है। इसलिए ये ऐसा लिखा हुआ है कि करंटली जो आपका डिस्पैचर मॉड्यूल है वो कर्नल मोड के अंदर काम कर रहा है और कर्नल मोड से वो स्विच करता है, कंटेक्स्ट स्विच करता है पहले, यानी जो प्रोसेस रन कर रहा है उसके डेटा को वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सेव करेगा, उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक उस प्रोसेस के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव करेगा, और जो यूजर मोड के अंदर स्विच करेगा और उस प्रोग्राम को लोड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, उसके डेटा को लोड करेगा सीपीयू के अंदर और एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। आई मीन दैट। ओके, इस स्विचिंग के दौरान में एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के अंदर स्विचिंग के दौरान में एक टाइम वेस्ट होगा जो कि जिस दौरान सीपीयू कोई काम नहीं करेगा। यानी सीपीयू क्या कर रहा होगा, एक या तो प्रोसेस को, एक प्रोसेस के डेटा को पीसीबी के अंदर, उसके पीसीबी के अंदर सेव कर रहा होगा और दूसरे प्रोसेस के पीसीबी के डेटा को लोड कर रहा होगा सीपीयू में। तो ये जो टाइम है बिटवीन दिस, ये जो सारा टाइम है जिसे आइडल टाइम बोलेंगे, इस दौरान सीपीयू किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। दिस इज कॉल्ड डिस्पैच लेटेंसी, कि वो देर, वो टाइम, वो वेस्टेज
जो ऐसा टाइम जो कि देर लगी है, टाइम इट टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर रनिंग। ओके, सो मैंने ये आपको अपने अल्फाज में समझा दिया। सो ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप डेफिनेशन को फॉलो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अब बात करते हैं वो कौन सा क्राइटेरिया होगा जिसकी बेस पे हम ये देखेंगे कि शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया हम बनाएंगे। शेड्यूल कैसे बनाना है, किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाना है, ये कैसे प्रोग्राम डिसाइड करेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम ने डिसाइड करना है। सो इसलिए के लिए हमें मुख्तलिफ वैल्यूज को, मुख्तलिफ पैरामीटर्स को स्टडी करना पड़ेगा। सो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। पहला जो पैरामीटर है वो है सीपीयू यूटिलाइजेशन। हम कहते हैं कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल, हमारा पहला टास्क ये है। सो हम ऐसे प्रोसेसेस को लोड करें कि जो सीपीयू को बिजी रखें। से हम ऐसे प्रोसेसेस लोड करना शुरू कर दें जो कि स्मॉल साइज के हैं, तो सीपीयू ज्यादा बिजी हो जाएगा। ठीक है, अगर लार्ज हम प्रोसेस को लोड करेंगे तो सीपीयू बिजी नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे प्रोसेसेस जो डिस्क आईओ मांग रहे हैं बहुत ज्यादा, वो सीपीयू को बिजी नहीं करेंगे, आइडल कर देंगे। सो ऐसे प्रोसेसेस को हम प्रायोरिटी कम कर सकते हैं और इस तरह से ये सीपीयू यूटिलाइजेशन की बेस पे हम वर्क कर सकते हैं। ओके, सेकंड चीज के ऊपर हम आते हैं। सेकंड चीज स्टूडेंट्स है थ्रूपुट। थ्रूपुट से मुराद क्या है? थ्रूपुट से ये मुराद है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कितने प्रोसेस पर यूनिट टाइम के अंदर। हम कह देते हैं कि चले हमारे पास एक यूनिट टाइम जो है हम रख देते हैं कि 1 मिली सेकेंड है। हम कहते हैं कि 1 मिली सेकेंड के अंदर कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए हैं, या कह देते हैं कि चलो 10 मिली सेकेंड के अंदर कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट किए हैं। तो यूनिट टाइम के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए हैं, दिस इज कॉल्ड थ्रूपुट। सो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस जो थ्रूपुट है वो ज्यादा हो, सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा हो, थ्रूपुट ज्यादा हो, ये हम चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज स्टूडेंट है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है कि अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद टर्न, दूसरे प्रोसेस की टर्न आ जाए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। सो कितनी जल्दी एक प्रोसेस की टर्न आती है, ये टर्न अराउंड टाइम से हमें पता चलता है। सो टर्न अराउंड टाइम जितना कम होगा, जितना टर्निंग का टाइम बेहतर होगा, उतना ही प्रोसेसेस को टर्न्स मिल रही हैं, उतनी जल्दी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। चाहे वो कंप्लीशन जब मर्जी हो, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। टर्न अराउंड टाइम से मुराद है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्राइटेरिया है वेटिंग टाइम, जिसे हम सबसे ज्यादा देखते हैं। वेटिंग टाइम ये होता है कि जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस ने क्यू के अंदर कितना इंतजार किया कि उसकी बारी आ गई और वो एग्जीक्यूट होना शुरू, उस वक्त से जब वो क्यू के अंदर आया, रेडी क्यू के अंदर आया, उस वक्त से टाइम स्टार्ट हुआ, और जब वो सीपीयू में लोड हुआ टाइम खत्म हो गया। सो ये जो टाइम है, ये जो जितना टाइम लगा है, ये वेटिंग टाइम है। इतनी टाइम के लिए प्रोसेस ने वेट किया है, वो लोड हो चुका है, रेडी टू एग्जीक्यूट है, लेकिन वो वेट कर रहा है स्टिल। सो आपका वेटिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो आपका ये जो हमारा शेड्यूलिंग है, हमारा शेड्यूलर है फास्ट है, हमने शेड्यूलर को फास्ट करना है। सो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे फास्ट होगा। वेटिंग टाइम कम से कम होना चाहिए। और हम टर्न अराउंड टाइम का भी एवरेज ले सकते हैं, वेटिंग टाइम की भी एवरेज ले सकते हैं, यानी सारे प्रोसेसेस का टाइम, वेटिंग टाइम लेके उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। इसी तरह एवरेज टर्न अराउंड टाइम, इन्हीं क्राइटेरिया की बुनियाद पे हम अपने जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्राइटेरिया है दैट इज रिस्पांस टाइम, और रिस्पांस टाइम हमारा ये कहता है कि अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड, रिक्वेस्ट सबमिट होगी, अंटिल द फर्स्ट रिस्पांस इज प्रोड्यूस, यानी को फर्स्ट रिस्पांस आया, यानी सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। सो आप देख रहे हैं कि ये जो टर्न अराउंड टाइम है, या वेटिंग टाइम है, या रिस्पांस टाइम है, कितनी देर के बाद टर्न आ रही है, ये टर्न अराउंड टाइम है। अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस के
एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है और कितनी देर में उसकी कितनी टर्न्स आई हैं और कितनी देर बाद वो एग्जीक्यूट करके खत्म हो गया। वेटिंग टाइम कितना वेट किया, रिस्पांस टाइम कितनी जल्दी उसको रिस्पांस मिलता है। सो रिस्पांस टाइम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक प्रोसेस को कितनी जल्दी रिस्पांस मिल गया और फिर उसने यानी बेशक वो कंप्लीट नहीं हुआ बट स्टेप बाय स्टेप हो सकता है कंप्लीट हो सकता है, लेकिन उसको स्टार्ट हो गया, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। सो ये तसल्ली होगी प्रोसेस को कि मैं एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। सो ये स्टूडेंट्स ये सारे क्राइटेरियाज हैं जिनकी बेस पे हम लोग डिस्कस करते हैं यूटिलाइजेशंस को और सारे को हम मेजर करते हैं। हम देखते हैं कि डिस्पैचर या शेड्यूलिंग जो है वो कितनी बेहतर है, कितनी एक्सीलेंट है। ओके, सो इससे आगे हम चलते हैं, थोड़ी एक दो चीजें और देखते हैं। अब देखें ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये चीजें मैं बता चुका हूं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें मैक्सिमम करना है सीपीयू यूटिलाइजेशन को, थ्रूपुट को मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है टर्न अराउंड टाइम को, मिनिमम करना है वेटिंग टाइम को और रिस्पांस टाइम को। ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, इधर ऊपर मैंने डिस्कशन के अंदर ये चीजें बताई हैं आपको। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास पहला हमारा एल्गोरिदम आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, और इसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, सो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको इंडिविजुअली कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग यानी हमारा पहला जो शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम है उसको हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करने जा रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन आता है। सो केयरफुली आपने इनको स्टडी करना है सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। और हमारा जो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है वो पहले देख लीजिए। वो इस तरह से है, कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम, कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज रिस्पांस टाइम। ये तीन डिफरेंट तरह के मैट्रिसेस हैं जो ये बताते हैं कि ये मीट्रिक ये बताता है कि सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कितना बेहतर है। जितना वेटिंग टाइम कम होगा या टर्न अराउंड टाइम कम होगा या रिस्पांस टाइम कम होगा उतना ही बेहतर एल्गोरिदम होगा। सो हम ऐसा एल्गोरिदम फाइंड करना है जो कि बेहतर हो। सो इस तरीके से हम हर एल्गोरिदम के लिए ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। इसका बहुत आसान तरीका हमने डिफाइन किया हुआ है इस टेबल की सूरत में। सो अगर आपने इस टेबल को इसी तरह फॉलो किया जिस तरह मैं कर रहा हूं तो आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी और आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट होगा। ओके, सो बेटे इस टेबल के अंदर जो पहली चीज है दैट इज प्रोसेस नंबर या प्रोसेस आईडी। यहां पे प्रोसेस की आईडीज दी हुई हैं आपको, जिस तरह से कंप्यूटर ने या ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेसेस को आईडीज असाइन किए हैं, ये वो आईडीज हैं। सेकेंड चीज बर्स्ट टाइम है। बर्स्ट टाइम ये चीज है कि एक सीपीयू को एक जो आपका प्रोसेस है जैसे कि ये पी नॉट है, इसको कितनी सीपीयू का टाइम चाहिए। इस प्रोसेस को यानी पी नॉट जो है इसको 3 मिली सेकेंड सीपीयू का टाइम चाहिए। इसी तरह P1 को 6 मिली सेकेंड एंड सो ऑन, ये गिवन है आपको। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट जो चीज गिवन होती है वो अराइवल टाइम होता है। AT स्टैंड्स फॉर अराइवल टाइम, और यानी अराइवल टाइम मतलब ये प्रोसेस जो है किस वक्त अराइव हुआ था, कितने मिली सेकेंड के, जब हम चेक करना शुरू किया उसके कितने मिली सेकेंड के बाद आया। सो ये जो आपका डेटा होता है इसके अंदर प्रायोरिटी भी बाज़ औक़ात आपको गिवन होती है। अगर प्रायोरिटी एल्गोरिदम हो तो प्रायोरिटी भी आपको गिवन होगी। ओके बेटे, देखो ये जो सारी चीजें हैं ये इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपको डेटा गिवन होता है तो हम कभी भी इसको सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं देते, अनसॉर्टेड देते हैं।
सो पहला टास्क जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है वो ये होता है कि आपने इस डेटा को इस अराइवल टाइम के हिसाब से सॉर्ट करना होता है, चाहे कोई भी एल्गोरिदम हो। अगर आपने ये काम नहीं किया तो यकीनन आपका ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। सो पहला काम आपने ये करना है। जब आप ये काम कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आप देख रहे हैं कि नीचे इस डेटा को जब मैं इस एल्गोरिदम पे अप्लाई करूंगा, नीचे जो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस डेटा को सॉर्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम। यानी कि जो ये P4 है इसका अराइवल टाइम सबसे पहले ये अराइव हुआ है। सो हम क्या करेंगे, इसको सबसे ऊपर लेके जाएंगे ताकि हम सही तौर पर इसको काम करें, अदरवाइज हमारा सारा वर्किंग गलत हो जाएगी। ओके, इसके बाद बेटे RT स्टैंड्स फॉर रिमेनिंग टाइम, CT स्टैंड्स फॉर कंप्लीशन टाइम। ठीक है, इसको अभी हम एल्गोरिदम पे अप्लाई करते हैं तो आपको ये समझ आ जाएंगी सारी चीजें। इसके बाद टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि किसी भी एक प्रोसेस के लिए टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो कंप्लीशन टाइम ये गिवन है और अराइवल टाइम आपका ये है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मूलाज हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट आप करने के बाद आप वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम आपको गिवन है ये वाला। ठीक है, सो आप बड़ी आसानी से वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी एक प्रोसेस का। फर्स्ट इंस्टेंस ये होता है कि जो ही किसी यानी प्रोसेस जब अराइव हुआ वो एक अलग बात है कि किस टाइम पे वो अराइव हुआ, लेकिन जब CPU उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा दैट वुड बी इट्स फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, कि इंस्टेंस CPU ने कब उसको वक्त देना शुरू किया है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और CPU ने जब उसको टाइम देना शुरू किया है वहां से हम रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि CPU ने कितनी देर के बाद उसको रिस्पॉन्स टाइम किया है, बाय कैलकुलेटिंग ये कि CPU का जो फर्स्ट इंस्टेंस है उसको माइनस करेंगे अराइवल टाइम में से, क्योंकि जिस वक्त वो अराइव हुआ उसके कितनी देर के बाद वो एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, ये यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि जब उसको रिस्पांस मिला तो उसमें और अराइवल टाइम में कितना फर्क था, कितनी देर थी। ओके, सो इसको अब पहले एल्गोरिदम को हम सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, और अगर मैं इस टर्न अराउंड टाइम का नीचे यहां पे एवरेज निकाल लेता हूं तो ये इसकी टर्न अराउंड टाइम की एवरेज आ जाएगी, यानी एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। इसी तरह ये जो वेटिंग टाइम की एवरेज निकाल लूं तो ये उसकी एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा। अगर रिस्पांस टाइम की एवरेज निकाल लूं तो एवरेज रिस्पांस टाइम हो जाएगा। और एवरेज निकालने के लिए बेटे ये होता है कि ये जो जितनी वैल्यूज यहां पे लिखी हुई हैं, मसलन फर्ज करें यहां पे फर्ज करें 5 प्रोसेसेस आपको दिए हुए हैं, तो ये सारी वैल्यूज को सम करने के बाद डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, यानी नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। सो इसका कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ अब स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि देखें ये सारे प्रोसेसेस आपको गिवन थे। आप देखिए कि इन सब प्रोसेसेस को ऊपर मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम को अप्लाई करने लगा हूं। तो आप देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अराइवल टाइम के हिसाब से इसको सॉर्ट कर लिया। देखिए P4 जो है वो सबसे पहले आया था, सो प्रोसेस 4 को मैंने सबसे टॉप पे मैं ले गया हूं, यहां पे आप देख सकते हैं। इसी तरह फिर सेकंड नंबर पे प्रोसेस जो है 2 आया था। ठीक है, या जो भी प्रोसेस आएगा, प्रोसेस 0 आया है उसको मैंने यहां पे ले आया हूं, प्रोसेस 1 आया है, 2 आया, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो बेटे आप देख रहे हो कि मैंने इसको प्रॉपरली सॉर्ट कर लिया हुआ है अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ अब देखिए ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिदम है ये कहता है कि जो आपका प्रोसेस पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा और कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं आएगी इसको। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि ये जो पहला प्रोसेस है ये अराइव हुआ एट 0 मिलीसेकेंड। ठीक है, और इस ऑब्वियसली इसको पूरा का पूरा टाइम दिया जाएगा, यानी इसको
2 मिलीसेकंड बस टाइम इसका है, तो इतना टाइम इसको दिया जाएगा, सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद P0 की बारी आएगी। सो सीपीयू ने क्या किया है कि उसको कंप्लीट किया, 2 मिलीसेकंड में इसको कंप्लीट कर दिया। यानी आप देखें इसके इस सारी चीज को, इस सारे एल्गोरिदम की एप्लीकेशन को हम यहां गैंट चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये जो चीज आपको नजर आ रही है, दिस इज गैंट चार्ट। सो हम गैंट चार्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी के ऊपर सारा कुछ बना होता है और इसके ऊपर से देख कर ही ये सारा चार्ट बनता है। ओके बेटे, सबसे पहले P4 को हमने एग्जीक्यूट किया था, तो हमने सबसे पहले P4 यहां पर लिख दिया और समझें कि ये इनमें से अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, P4 मैंने लिखा और फिर मैंने देखा कि ये एग्जीक्यूट हुआ, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ, तो ये 2 मिलीसेकंड पर एग्जीक्यूट हुआ, तो मैंने यहां पे एक लाइन लगाई और नीचे लिख दिया 2 मिलीसेकंड। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सेकंड बारी जो है P0 की थी, P0 मैंने लिखा और इसको कितने टाइम चाहिए था, 3 मिलीसेकंड, और ये 2 मिलीसेकंड पे अराइव हुआ था। ठीक है, तो हमने इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया, 2 मिलीसेकंड पे ऊपर ही आया और ये 5 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, ये 2 मिलीसेकंड पे अराइव हुआ था। सो जो ही ये आया, इसको टाइम मिल गया सीपीयू का और ये एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद आप देखिए कि 5 मिलीसेकंड तक ये एग्जीक्यूट हुआ। देखें, हमने ये किया कि पहले प्रोसेस को हमने 2 मिलीसेकंड दिया यहां तक, जो P0 को क्योंकि 3 मिलीसेकंड चाहिए थे, तो हमने 2 के अंदर 3 को ऐड किया और यहां पे लिखा, क्योंकि 2 के बाद P0 को टाइम मिला है और 3 मिलीसेकंड मिला है, सो यहां पर हमने लिखा 5 मिलीसेकंड। ओके, इसी तरह P1 को अब देखें कितना चाहिए, आपका बस टाइम 6 चाहिए। सो 5 के अंदर 6 को ऐड करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, 11 आ जाएगी। सो आपने ये 11 यहां पे लिख दिया, इस वजह से लिखा है। देखें वैल्यूज को कैसे लिखना है ये मैं आपको समझा रहा हूं, इसी तरह आपने लिखना है इसको। ओके, इसके बाद आपका P2 प्रोसेस आया और P2 को आप देख रहे हैं कि 4 मिलीसेकंड बस टाइम चाहिए। सो आपके पास 11 था, 11 के अंदर 4 मिलीसेकंड आपने इसको दिए P2 को, तो 11 के अंदर 4 को अगर ऐड करें तो 15 मिलीसेकंड हो जाता है। इसी तरह जो P3 है उसको 5 मिलीसेकंड चाहिए थे, सो आपने वो 5 मिलीसेकंड इसको दिए और 20 मिलीसेकंड पे ये पूरा का पूरा रेडी क्यू जो है ये सारा का सारा एग्जीक्यूट हो गया। ये सारे प्रोसेसेस जो हैं इस वक्त रेडी क्यू में पड़े हुए हैं और एल्गोरिदम इनको एक एक करके उठा के सीपीयू को दे जा रहा है और वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम ने क्या किया, P4 को एग्जीक्यूट किया, फिर P0 को, फिर P1 को, फिर P2 को एंड P3 को एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये इसका तरीकाकार है, इस तरह से ये एग्जीक्यूट किया। अब बेटे देखो, अब आपने ये इस वाली लाइन को फिल करना है। कंप्लीशन टाइम कैसे आप देखेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने बेटे क्या करना है कि जहां पे ये गैंट चार्ट एंड हो रहा है ना, अगर आपने गैंट चार्ट करेक्ट बना लिया तो अब देखिएगा ये टाइम भी आप बिल्कुल सही लिख पाएंगे। और अगर आप ये सही लिखेंगे, आगे सारी कैलकुलेशन है, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसी को लिखना है सही करके या इसको लिखना है सही करके। ये चीज यहां तक जो चीजें हैं प्रायोरिटी तक, ये चीजें आपको गिवन होंगी, ये आपने नहीं करनी। आपने कैलकुलेशन ये या रिमेनिंग टाइम कैलकुलेट करना है या कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करना है, ये दो चीजें। सो कंप्लीशन टाइम कैसे आप देख लेंगे, देखें बेटे आप एंड से शुरू करेंगे। आपके पास पहला प्रोसेस आया P3, आप देख रहे हैं P3 कब कंप्लीट हुआ, 20 मिलीसेकंड पे। आप P3 के आगे कंप्लीशन टाइम में 20 मिलीसेकंड मैंने लिख दिया। आप देख रहे हैं कि उसी तरह लिखा हुआ है, आप बिल्कुल इसको गौर से देखेंगे ताकि कोई गलती ना हो आपसे। इसी तरह बेटे नेक्स्ट जो है, अब दोबारा अगर P3 आएगा तो मैं नहीं लिखूंगा कुछ भी, वो P3 बेशक 10 दफा आए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। अब देखें P2 आ गया, P2 कब कंप्लीट हुआ, देखें ये वाला टाइम, ये टाइम नहीं मैं देख रहा हूं, ये वाला देख रहा हूं। ये जहन में रखिएगा, जब वो कंप्लीट हुआ है, खत्म हुआ है, फिनिश हुआ है P2, वो वाला टाइम देख रहा हूं। सो P2 जो है वो क्या है, 15 मिलीसेकंड को मैंने देखा कि वो कंप्लीट हुआ। सो मैंने कंप्लीशन टाइम इसका P2 का 15 मिलीसेकंड दिया। ठीक है, फिर P1 जो है वो 11 मिलीसेकंड पे हुआ, तो P1 को ये लिख दिया एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि सारा का सारा कंप्लीशन टाइम करेक्टली मैंने इसके अंदर लिख दिया हुआ है। नाउ अब आपने क्या करना है, अब आपने आपके पास वैल्यू जो कैलकुलेट करनी थी वो सारी की सारी आपके पास आ गई है। अब आपने क्या करना है,
आपने ये टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। ये क्या है, CT माइनस AT। अब देखें ये CT है और ये AT है। आप 2 में से -0 करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2। वो आपने यहां पे लिख देना है। इसी तरह अब इस कॉलम में भी आपने CT माइनस AT करना है, यानी 5 माइनस 2 करना है। 5 माइनस 2 जो है वो आपका क्या आंसर आया, 3। सो आपने ये लिख दिया। तो ये इस तरह से ये आपका ये प्रोसेस, ये वाला जो टर्न अराउंड टाइम है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। सिर्फ आपको क्या है कि आपको ये सारे पेटे फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे बस। सो टर्न अराउंड टाइम जब आप कैलकुलेट कर देंगे तो आप देखें कि वेटिंग टाइम के अंदर ये टर्न अराउंड टाइम इस्तेमाल होता है। अब आपने क्या किया, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। सो आप देख रहे हैं टर्न अराउंड टाइम आपने यहां पे कैलकुलेट किया था। अगर ये आपने करेक्ट कैलकुलेट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टाइम आपको गिवन है। सो बस टाइम को आप माइनस करते जाएंगे, यानी इस चीज के अंदर से इस चीज को माइनस करेंगे तो ये क्या हुआ, 2 माइनस 2। तो इसका क्या आंसर आया, 0। ठीक है। इसी तरह यहां पे अगर आप देखें तो टर्न अराउंड टाइम 3 है और इसका बस टाइम जो है वो भी 3 है। तो इन दोनों को माइनस किया, अगेन आपके पास 0 आ गया। ठीक है। इसी तरह यहां पे टर्न अराउंड टाइम 7 है और यहां पे बस टाइम क्या है, 6 है। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 1। एंड इसी तरह आप देखिए तो यहां पे 9 है और यहां पे 4 है। 9 में से 4 को माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 5। यहां पे देखिए यहां पे 12 है और यहां पे 5 है। इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 7। ओके। सो ये इस तरह से कैलकुलेशन आपने वेटिंग टाइम कर ली। अगर आप इन सब को सम करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो यहां पे आप टर्न अराउंड टाइम लिख सकते हैं, जो कि मैंने टर्न अराउंड टाइम या वेटिंग टाइम को यहां पे कैलकुलेट किया हुआ है। आप चाहें तो यहीं पे लिख दीजिए। ठीक है। सो मैंने जानबूझ के यहां पे लिखा है ताकि बेटे ये फार्मूला आपको इस ध्यान में हो कि आपने इन 5 चीजों को सम किया है और डिवाइड बाय 5 किया है। सो आपको ये जहन में होना चाहिए, ये याद दहानी करने, क्योंकि अगर यहां मैं करता तो ये चीजें नहीं कर सकता था। तो आपको मैंने यहां पर ये सारा कुछ दिखा है और मैंने बताया है कि ये कितने मिली सेकेंड आपके पास कितना वेट किया इसने, वो सारा कुछ आपके सामने आ चुका है। ओके। सो इसके बाद बेटे ऐसे है कि आपने ये सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो रिस्पांस टाइम है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आपने थोड़ा सा देखना है कि कैसे काम करता है। सो आपको इसके लिए पहले क्या चाहिए, पहले आपको फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सीपीयू चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ इंस्टेंस ऑफ सीपीयू को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट इंस्टेंस होता क्या है, फर्स्ट इंस्टेंस वो टाइम होता है जब सीपीयू ने प्रोसेस को टाइम दे दिया, एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, वो फर्स्ट इंस्टेंस होता है। अब देखें अगर मैं P4 को देखूं तो P4 0 मिली सेकेंड पे अराइव हुआ और उसी वक्त वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है, इसलिए जो पहले आएगा उसको पहले एग्जीक्यूट कर देगा ये एल्गोरिथम। ठीक है। सो यहां पे आपको इतना हो सकता है डिफरेंस ना मालूम हो, लेकिन नेक्स्ट जो एल्गोरिथम्स होंगे उनके अंदर ये चीजें डिफरेंट होती जाएंगी, फर्क होता जाएगा इनमें। ओके। फर्स्ट इंस्टेंस आपने देखा P4 का जो फर्स्ट इंस्टेंस था। अब देखें, अब मैं ये इस टाइम को नहीं देख रहा हूं बल्कि इस टाइम को देख रहा हूं। सो बेटे ये ज़हन में रखिएगा कि कंप्लीशन टाइम के अंदर मैंने ये वाला टाइम देखा था कि इस टाइम पे ये कंप्लीट हुआ था, लेकिन जो फर्स्ट इंस्टेंस है वो मैं ये देख रहा हूं, वो स्टार्टिंग टाइम में दूंगा, किस वक्त वो एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, ये ज़हन में रखिएगा। ओके। P4 जो है वो 0 मिली सेकेंड पे अराइव हुआ और उस 0 मिली सेकेंड पे ही एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। इसी तरह P0 जो है वो 2 मिली सेकेंड पे अराइव हुआ और 2 मिली सेकेंड के ऊपर ही वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया था। ये आप देख रहे हैं गैंट चार्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है ये। ठीक है। सो 2 मिली सेकेंड पे वो क्योंकि एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया तो इसलिए हम ये जो इसका रिस्पांस फर्स्ट इंस्टेंस है वो 2 मिली सेकेंड यहां पे हमने लिख दिया।
इसी तरह P1 जो है वो 5 मिली सेकेंड पे स्टार्ट हुआ। अब देखिए ये जो फर्स्ट इंस्टेंस है इसको मैंने आखिर से देखना नहीं शुरू किया बल्कि शुरू से देखना शुरू किया, ये जहन में रखिएगा। कंप्लीशन टाइम मैंने क्या किया था, मैंने एंड से देखना शुरू किया था, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस जो है वो मैंने यहां स्टार्ट से देखना शुरू किया, ये जहन में रखिएगा और ये बात कभी भी नहीं भूलनी। हो सकता है नेक्स्ट एल्गोरिथम में मैं ये बात ना बताऊं आपको, तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि मैं कैसे देख रहा हूं ये सारी चीजें। ओके, सो बेटे फर्स्ट इंस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह हर एक का आप देख लीजिए, P1 का 5 है तो वो सामने 5 लिखा हुआ है, P2 को देखें 11 है तो आपके सामने टेबल में 11 ही लिखा हुआ है, P3 को 15 है तो हमने 15 लिखा हुआ है। सो ये सारी वैल्यूज देखें यहां से इस गेंट चार्ट के ऊपर से देख के लिखी है। सो गेंट चार्ट को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, याद रखिएगा। ये जो गेंट चार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एल्गोरिथम की वर्किंग लिखी हुई है सारी। जिस तरह एल्गोरिथम काम करता है वैसे ही गेंट चार्ट बनेगा। सो आपने जो अप्लाई किया है वो यहां पे और इसी के ऊपर से सारी वैल्यूज आएंगी। सो ये करेक्ट बना होना चाहिए, इसको बनाना सीखना है आपने। ओके, फर्स्ट इंस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद बेटे आगे फार्मूला है। आपने रिस्पांस टाइम कैसे कैलकुलेट करना है कि सीपीयू को जो फर्स्ट इंस्टेंस है उसका मसलन 0 मिली सेकेंड पे ये फर्स्ट इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया था और ये अराइव भी 0 मिली सेकेंड के ऊपर हुआ था, तो 0 मिली सेकेंड माइनस 0 मिली सेकेंड आंसर 0 आ गया। सो आपने ये लिख दिया। इसी तरह ये वाला जो था ये 2 मिली सेकेंड पे अराइव हुआ था और 2 मिली सेकेंड पे इसको एग्जीक्यूट करना ये शुरू हुआ था। सो 2 माइनस 2 इसका रिस्पांस, यानी इसको कितनी देर के बाद ये 2 मिली सेकेंड पे आया और 2 मिली सेकेंड पे ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। सो इसने बिल्कुल भी नहीं वेट किया, इसको फौरन रिस्पांस मिल गया, सीपीयू ने इसको फौरन आंसर किया है। ठीक है, सो ये रिस्पांस टाइम इसका 0 है। इसी तरह अगर आप इसको देखें, ये वाले प्रोसेस को देखें, तो इसका जो फर्स्ट इंस्टेंस जब ये आया था ये 4 मिली सेकेंड पे आया था, लेकिन ये 5 मिली सेकेंड पे एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। इसका मतलब इसको जब रिस्पांस मिला तो 1 मिली सेकेंड के बाद मिला। सो 5 माइनस 4 जो है वो 1 मिली सेकेंड है। ठीक है, तो सीपीयू ने इसको एग्जीक्यूट करना कब शुरू किया, ये सारा इसके अंदर। ठीक है, सो रिस्पांस टाइम आप ये देख रहे हैं कि कब इसको कितनी, जब ये अराइव हुआ उसके बाद इसको कितनी देर के बाद रिस्पांस मिला, ये रिस्पांस टाइम है। सो रिस्पांस टाइम की एक अपनी अहमियत है। ठीक है, किसी प्रोसेस को कितनी देर के बाद रिस्पांस मिल रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर। इसी तरह आप देखें कि ये 6 मिली सेकेंड पे ये अराइव हुआ और 11 मिली सेकेंड पे इसको फर्स्ट इंस्टेंस हुआ। सो 11 माइनस आप 11 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि ये 15 पे इसको फर्स्ट इंस्टेंस था और 8 मिली सेकेंड पे ये अराइव हुआ, तो 15 माइनस 8 जो है वो आपका 7 है। और इसके बाद बेटे सारी कैलकुलेशन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने इन्हीं वैल्यूज को यहां पर ऐसे करके लिखा है। ये रिस्पांस टाइम वाली वैल्यूज आप देखिए सारी लिखी हुई हैं। अगर आप देखिएगा 00157 00157 हमने लिखा हुआ है, और क्योंकि 5 नंबर ऑफ प्रोसेसेस मेरे पास 5 हैं, सो मैंने डिवाइड बाय 5 किया हुआ है। और ये इन सबको सम करने के बाद ये आंसर आया, डिवाइड बाय 5 किया, और ये आपने ये कैलकुलेशन करनी होती है। और इस कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत है। सो बेटे एग्जाम में जब आप आएंगे तो यू मस्ट हैव अ कैलकुलेटर। और आपको पता है शेयरिंग अलाउड नहीं होती आपको, एटलीस्ट चलें अगर मिड नहीं भी होता या जो भी है, फाइनल एग्जाम में जब भी आप इसको अटेम्प्ट करने के लिए आए तो कैलकुलेटर काइंडली जरूर लेके आए, क्योंकि बोरोइंग आपको अलाउ नहीं होती। ओके, दिस वाज FCFS एल्गोरिथम। नेक्स्ट टाइम बेटे हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम को देखेंगे और इसके अंदर डिफरेंट चीजों को हम स्टडी करेंगे। ओके।